हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में जो कविता है बादल को घिरते देखा है, इसके अर्थ को, इसके व्याख्या को समझेंगे। ये नागार्जुन की लिखी हुई कविता है जो वर्षा ऋतु में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का उन्होंने इसमें वर्णन किया है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप आज इसके अर्थ को इस वीडियो में अच्छे से समझ लें। तो बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अर्थ समझ में आ जाए। और इस तरह के नए-नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे नए-नए वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो अब हम लोग इसको जानना शुरू करते हैं। तो पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं पूरी कविता के। तो इसमें जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है और इसमें जो गुण है वो प्रसाद गुण है और रस इसमें शांत रस है। तो इस प्रकार से ये इसका काव्य सौंदर्य है। अब इसके अर्थ को हम लोग एक-एक पंक्ति को पढ़ते हैं, उसको जानते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण उन्होंने किया है उसके वर्षा ऋतु में कि जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय की जो शिखर है वो कैसे लगते हैं। तो पहली पंक्ति में उन्होंने कहा, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। देखिए, बादल को घिरते देखा है अर्थात ये वर्षा ऋतु का चित्रण है। कवि ने अमल माने स्वच्छ, धवल माने सफ़ेद, गिरि माने पर्वत, शिखर माने उनकी चोटियों पर। अब यहाँ पर कवि का इस पहली पंक्ति में कहना है कि मैंने स्वच्छ सफ़ेद हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर के ऊपर बादलों को घिरते हुए देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वार कणों को, हम कुछ शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे माने मोती के समान, अतिशय माने अत्यंत, शीतल वार, वार माने होता है जल, शीतल माने ठंडे, ठंडे पानी जल के कणों को। अब यहाँ पर कवि का कहना है, हम लोग आगे की पंक्तियों को देख लेते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वार कणों को मैंने उस हिमालय की ऊंची चोटी के ऊपर छोटे छोटे मोतियों जैसे अत्यंत शीतल जल के कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। हिमालय क्षेत्र में जो मान सरोवर है, तालाब है मान सरोवर नाम का, तो उसमें कवि कहता है कि मैंने उस मान सरोवर के अंदर जो स्वर्णिम माने सुनहरी आभा वाले जो कमल के फूल खिले हैं, उन फूलों के ऊपर उन जल के मोती जैसे अत्यंत शीतल कणों को, जल बिंदुओं को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमाचल के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, तुंग हिमालय माने, तुंग माने ऊंचा, ऊंचे हिमालय के कंधों के ऊपर माने हिमालय पर्वत के कंधों पर मैंने छोटी बड़ी कई झीलों को, आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी झीलें निकलती हैं, तो यहाँ पे कवि ने उसी का वर्णन किया है कि ऊंचे ऊंचे हिमालय के कंधों के ऊपर मैंने छोटी बड़ी कई अनेक झीलों के श्यामल शीतल माने, श्यामल माने सांवले और शीतल माने ठंडे, अमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल में, समतल देशों में आ आकर, समतल देश माने मैदानी, मैदानी देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल। आगे उन्होंने क्या कहा, ये लंबी लाइनें हैं, तो उसके श्यामल शीतल स्वच्छ जल में, समतल देशों में माने मैदानी देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, आकुल माने व्याकुल, परेशान होना, पावस माने होता वर्षा ऋतु की गर्मी से परेशान होकर, व्याकुल होकर, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। तिक्त माने होता कसैला, मधुर माने होता है मीठा, कसैला और मीठा, विस्तंतु माने बच्चों होता है जो उसकी जो कमल की डंडी होती है, कमल नाल होती है, उसके अंदर जो धागे रेशमी धागे जैसी रचना होती है, रेशमी धागे लगे होते हैं, उसको खोजते हुए। तो कमल नाल के रेशमी तंतुओं को खोजते हुए हंसों को तिरते देखा है। मैंने हंसों को उस मान सरोवर में तिरते माने तैरते हुए
देखा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, एक दूसरे से वियुक्त हो। अगली पंक्तियां हैं अगले पद में कि एक दूसरे से वियुक्त होकर। आपको पता है कि अब वहाँ पर ये चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं जिनको पता नहीं बहुत पहले से क्या अभिशाप मिला है कि रात में इन लोगों का मिलन नहीं होता है, रात में इनका विरह होता है। तो इस पंक्तियों में कवि ने प्रातःकाल का वर्णन किया है और कहा है कि एक दूसरे से वियुक्त, वियुक्त माने अलग, एक दूसरे से अलग रहते हुए अलग अलग ही जिनको सारी रात बितानी होती, वो चकवा और चकवी जो रात में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से उनका वियोग होता है और पूरी रात अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल के चिर अभिशापित मैंने ये रात का, इनको रात के लिए, रात में इनका मिलन नहीं होता है, इसका अभिशापित माने इनके जीवन को ये अभिशाप मिला है। चिर माने बहुत समय पहले से ही इनको ये अभिशाप मिला है कि निशा काल माने रात में इनका मिलन नहीं संभव है। तो बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। तो जैसे ही प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ, रात समाप्त हुई, तो वो जो पक्षी चकवा और चकई थे जो बेबस थे, व्याकुल थे एक दूसरे से मिलने के लिए, अब उनका क्रंदन माने रोना, अब उनका रोना बंद हो गया है। एक दूसरे के लिए मिलने के लिए जो वो क्रंदन उनका था वो बंद हो चुका है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, तो उनका जो क्रंदन है वो समाप्त हुआ, उनका वियोग प्रातःकाल होते ही समाप्त हो गया। और फिर उस मान सरोवर के तीरे माने किनारे, उसके किनारे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। अब यहाँ पे कहते हैं कि उस सरोवर तालाब के किनारे हरी हरी शैवालों की घास के ऊपर उनको प्रेम कलह करते हुए मैंने अपनी आँखों से स्वयं देखा है। अब अगली पंक्तियों में कवि यहाँ पर कहते हैं कि कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। बच्चों, आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ही रहकर कालिदास ने एक रचना लिखी थी मेघदूत नाम की। तो मेघदूत की रचना हिमालय के क्षेत्र में लिखी गई थी, उसका जो वर्णन था वो हिमालय था। तो अब यहाँ पर कवि कहता है कि मैं हिमालय को देख रहा हूँ। तो कहाँ गया, जो मेघदूत में कालिदास ने लिखा था कि यहाँ पर कुबेर का ठिकाना है। धनपति माने धनों का राजा जो कुबेर है उसका ये ठिकाना यहाँ पर था और उसकी राजधानी थी अलका, अलकापुरी उसकी राजधानी थी। तो कवि का कहना है कि जो कालिदास ने मेघदूत में जिस कुबेर का वर्णन किया है कहाँ गया, अब वो कुबेर कहीं पर दिखाई नहीं देता है और ना ही उसकी राजधानी अलकापुरी उसका राज्य यहाँ पर दिखाई देता है। नहीं ठिकाना कालिदास का, और कालिदास कहाँ पर यहाँ रहते थे जहाँ उन्होंने मेघदूत की रचना की, वो स्थान भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता। व्योम वाहिनी गंगा जल का, और क्या नहीं दिखाई देता, व्योम वाहिनी माने आकाश, व्योम माने आकाश, आकाश मार्ग से आती हुई जो गंगा का वर्णन उन्होंने अपने मेघदूत में किया था वो भी कहीं गंगा का जल दिखाई नहीं पड़ता है। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। उन्होंने कहा मैंने उस मेघदूत के जितने भी पात्र थे, जितने भी चरित्र थे जिनका वर्णन उन्होंने किया था, मैंने उनको यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ढूंढा, लेकिन उस मेघदूत का जिस मेघ को उन्होंने अपना दूत बनाया था उस मेघदूत का मुझे कहीं भी पता नहीं चला है। अब आगे क्या कहते, कौन बताए वो यायावर बरस पड़ा होगा यहीं पर। अब कौन बताए, कहते इतना समय गुजर गया है कि अब मुझे ये कौन बताएगा। यायावर होता है पथिक, तो जो मेघदूत था, बादल हमेशा चलते रहते हैं तो कवि ने उन्हें यायावर कहा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। तो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो जो बादल मेघदूत रूपी जो पथिक था, लगता है बरस पड़ा होगा यहीं पर, यहीं कहीं पर वो बरस पड़ा होगा, अपने उन्होंने जल वर्षा कर दी होगी। जाने दो, वो कवि कल्पित था। फिर कवि कहता है कि जाने दो उस प्रकरण को, उस प्रसंग को मेघदूत के जाने दो, क्योंकि हो सकता है वो कवि की कल्पना मात्र हो।
मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर। कहते मैंने तो भयंकर से भयंकर जाड़े में नभ चुंबी माने आकाश को चूमने वाले कैलाश के शिखर पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। महामेघ माने बादलों को, बड़े बड़े बादलों को एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और गरजते हुए आपस में संघर्ष करते हुए अपनी आंखों से स्वयं देखा है। अब अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर। दुर्गम माने जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है, जहाँ पर पहुँचना ही कठिन है, दुर्गम है, ऐसी बर्फ से भरी हुई घाटी में शत सहस्त्र, शत माने सैकड़ों, सहस्त्र माने हजारों, सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखर के ऊपर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर। कहते अलख नाभि माने दिखाई ना पड़ने वाली नाभि से उठने वाली। अब यहाँ पर कवि जो कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं, जिनके नाभि में कस्तूरी भरा होता है और कस्तूरी की सुगंध से वो व्याकुल होते हैं, उसको ढूंढने के लिए चारों ओर दौड़ लगाते हैं, लेकिन कस्तूरी उनकी नाभि में होता है और वो उसको पा नहीं पाते हैं। तो उन व्याकुल कस्तूरी मृगों का वर्णन यहाँ पर कवि कहते हैं कि अलख नाभि से, मतलब सैकड़ों हजारों फुट ऊंचे पर्वत के शिखर पर मैंने अलख नाभि माने अपने नाभि में दिखाई ना पड़ने वाली अपनी नाभि से उठने वाले अपने सबको उन्मादक माने मोहित करने वाले, मदमस्त करने वाले परिमल माने सुगंध से, कस्तूरी के सुगंध के ऊपर धावित होकर दौड़ते हुए उस सुगंध से बेहाल होकर इधर उधर उसको प्राप्त करने के लिए कस्तूरी मृग दौड़ते हैं। मैंने उनको दौड़ते हुए देखा है और तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। तो कस्तूरी मृग का क्या करता है कि वो चारों ओर, सुगंध तो उसकी नाभि में है लेकिन वो बाहर उसको ढूंढता है। तो तरल तरुण कस्तूरी मृग को, मैंने कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। जब उसको कस्तूरी नहीं मिलती है तो मैंने उन मृगों को अपने ऊपर ही चढ़ते हुए अपनी आंखों से स्वयं देखा है। अब आगे कवि कहते हैं शत शत निर्झर निर्झरणी कल कल मुखरित देव दारु कानन में। आपको पता देव दारु के जो वृक्ष है, जो वन है, वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसी का वर्णन कवि कहते हैं कि शत शत माने सैकड़ों झरने कल कल करते हुए देवदारू के जंगलों, कानन माने जंगलों के बीच से जब कल कल करते हुए झरने बहते हैं तो मानो देवदार के जंगल भी बोलने लगे हों। शोणित, अब यहाँ पर कवि ने इस जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उसमें हिमालय क्षेत्र का एक किन्नर प्रदेश है जो बहुत ही सुंदर माना जाता है विश्व में। तो उसी किन्नर प्रदेश में रहने वाले किन्नर और किन्नरियों की जो विलासितापूर्ण जीवन है उसका उन्होंने यहाँ वर्णन किया है कि शोणित माने होता है लाल, धवल माने सफ़ेद, भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर इस वर्षा ऋतु में जो किन्नर प्रदेश है उस प्रदेश में लाल और सफ़ेद भोज पत्रों से छाई माने बनाई हुई कुटिया के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल माने होता है बच्चों बाल। रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में। तो अपने बालों को सुगंधित और रंग बिरंगे फूलों से किन्नरियों ने सजाया है और इंद्रनील मणियों की माला को शंख सरीखे सुघर गले में, शंख के समान सुंदर, सुघर माने सुंदर गले में वो इंद्रनील मणियों की माला को पहने हुए हैं। कानों में कुवलय लटकाए, कुवलय माने कर्णफूल, माने फूलों का जो कानों में फूलों का आभूषण पहना है तो उसको कहते हैं कर्णफूल। उन सुंदरियों ने अपने कानों में कर्णफूल को लटकाया हुआ है, पहना हुआ है। शतदल रक्त कमल वेड़ी में, वेड़ी माने होती बालों की चोटी, तो कहते शतदल माने जिसमें सैकड़ों पंखुड़ियों युक्त रक्त कमल माने लाल कमल उन्होंने अपनी वेड़ी माने बालों में गूथा है। रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासो पूरित,
पूरित माने भरा हुआ, द्राक्षासो माने द्राक्ष माने होता अंगूर, आसो माने होता शराब, अंगूर की शराब को भरे हुए। रजत रचित माने चांदी के बर्तनों में जो सुंदर मड़ियों से उस बर्तन को सजाया गया है, उस बर्तन के अंदर अंगूर की शराब भर कर अपने सामने रखे, सामने अपने अपने, वो सभी उसको अपने सामने रखे हुए हैं। आगे कहते हैं लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। लोहित माने होता है लाल रंग, तो लोहित में लाल रंग के चंदन की त्रिपदी माने तिपाई पर नरम बाल मृग की, कस्तूरी मृग की छाल पर मृग छाल को बिछाए हुए, उस पर पालथी मारे बैठे हुए किन्नर और जो किन्नरियां हैं, मदिरारुण आँखों वाले, उन्होंने मदिरा रात भर मदिरा पी है, शराब पिया है, तो उनकी जो लाल लाल आँखें हैं मदिरा से, शराब के नशे से भरी हुई हैं, उन्मत्त हैं। किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। उन उन्माद से भरे हुए किन्नर और किन्नरियों की मृदुल अंगुलियों से मैंने उनको बंसी बजाते हुए देखा है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें हिमालय क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।